हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को भारत में संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताऊंगी। सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण राष्ट्रपति में किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि राष्ट्रपति भारत में एक संवैधानिक शासक मात्र है, इसलिए वास्तविक रूप में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर जिन भी शक्तियों का उल्लेख किया गया है उन शक्तियों का प्रयोग करने में अंतिम रूप में जो कार्य किया जाता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में संबंध में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका कि प्रधानमंत्री होगा। यानी अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है या राष्ट्रपति को जो भी कार्य प्रदान किए गए हैं उसको प्रदत्त कार्यों में परामर्श देने का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री करेगा या फिर मंत्रिपरिषद करेगी जिसका कि प्रधानमंत्री होता है। यानी भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था जिन भी देशों में होती है वहाँ पे कार्य करने के लिए कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होता है जिनका कि पालन भारतीय शासन व्यवस्था में भी किया गया है, जिनमें पहला है एक नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रधान की व्यवस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदात्मक शासन व्यवस्था जिन भी देशों में होती है उनमें सर्व प्रमुख विशेषता यह होती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूर्ण रूप से जुटी हुई होती हैं या एक दूसरे से उनके अभिन्न संबंध होते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाता है और कार्यपालिका का बहुमत जब तक व्यवस्थापिका में बना रहता है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर कार्य करती रहती है और जब उसका बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसको पद त्यागना होता है। अगला है मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता। सामान्यतः इस राजनीतिक परंपरा का पालन संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में किया जाता है कि जो भी मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल के होते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक एकता ही उनके चुनाव का प्रमुख आधार होती है। अगला है मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए पूर्णतया संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वो कभी भी अपने पद का दुरुपयोग करें तो या फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें तो इस संबंध में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो समय समय पर विभिन्न मंत्रियों से या मंत्रिपरिषद से पूरक प्रश्न पूछकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर इस तरह के प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला है समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता होती है कि जितने भी तरह का शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है और सभी तरह के सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण सदैव बना रहता है। अगला है मंत्रिमंडल के कार्य की गोपनीयता। यानी मंत्रिमंडल के सदस्य जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो उनके साथ साथ वो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं कि देश हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को गोपनीय बनाए रखना आवश्यक है। यानी पद और गोपनीयता की दोनों की शपथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ली जाती है। जब भारत में संविधान का गठन हुआ था या संविधान को लागू किया गया था उस समय तक भारत में मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया गया था और राजनीतिक परंपराओं पर ही उसको छोड़ दिया गया था, किंतु संविधान के अनुच्छेद 91वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है
कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के 91 संशोधन के माध्यम से निर्धारित किया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में या मंत्रिपरिषद के संरचना के संबंध में उल्लेख किया गया है, जिनमें पहला है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। चौथा है, मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पांचवा है, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 महीने बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सकता है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। अगला है, मंत्रियों को वह सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। यानी मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में इस तरह का उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए निजी रूप में और सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये माना जाता है कि संपूर्ण सरकार को ही अपना पद त्यागना पड़ेगा। संविधान में जिन भी मंत्रिपरिषद के गठन के से संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है वे एक तरह से औपचारिकता हैं, किंतु व्यवहारिक राजनीति के अनुभव से स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का गठन करते समय क्षेत्र, जाति, धर्म सभी तथ्यों को संतुलित रखते हुए मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। प्रधानमंत्री का सर्वसम्मति यह प्रयास रहता है कि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो किसी न किसी रूप में मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो जाए, ताकि देश का कोई भी क्षेत्र मंत्रिपरिषद में अपने प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं रह जाए।